हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज हम अकाउंटेंसी का जो थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप ये हेडिंग डाल लीजिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जब आप ये हेडिंग डाल लेंगे, जब भी आप हेडिंग डाल लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 branches of accounting. So the first branch is financial accounting. And the second branch is cost accounting. And the third branch is management accounting. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम एक एक करके जानते हैं क्या है। एंड वी विल स्टार्ट विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि व्हाट डज दैट मीन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है, ये डील करता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट से, जिससे कि हम 2 बातें जानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। ये डील करता है, किससे डील करता है? ये डील करता है प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को मैं BOA लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना। तो प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन। और जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेते हैं तो क्या 2 चीज़ें डिटरमाइन करते हैं? एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कुछ नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कुछ नहीं है, जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और जब हम एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कितनी आपकी संपत्ति है और कितना आपके ऊपर उधार है जो आपको पे करना है दूसरों को। तो 2 बातें जानते हैं हम इससे। एक तो जानते हैं जी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि प्रॉफिट और लॉस है, और दूसरा जानते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? इसमें हम पता करते हैं हमारे पास कितनी संपत्ति है, यानी कितना एसेट है, और कितना उधार है हमारे ऊपर, यानी कि लायबिलिटीज। अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, इसको जानने के लिए हम बना देते हैं P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, या इनकम स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने अच्छी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ ली है कि क्या है ये। इसमें हम बस बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं और उससे 2 बातें जानते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि बिजनेस के पास कितना एसेट है, संपत्ति है, और कितना उसके ऊपर उधार है। तो ये सारी बातें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके जान लेते हैं। ठीक है जी, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आफ्टर दैट वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और वी विल नो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। ओके, हाँ, डाउट है कोई? एक सेकेंड।
हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे हम, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लोगे आपने तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, इट डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट, रिकॉर्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है अगर किसी को आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं। कॉस्ट मतलब, हिंदी में बता देता हूं क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कभी भी अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, या कोई सर्विस देते हैं, तो उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को देने के लिए जो भी हमारा खर्चा आता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कुछ सर्विस को देने के लिए जो भी हमारा खर्चा आता है, वो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। मतलब कितना हमारी जेब से लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को देने के लिए, तो उसको कहते हैं कॉस्ट। इतनी हमारी लागत है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस होता है, एक ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्राइस इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। प्राइस अलग है, कॉस्ट अलग है। कॉस्ट जितना उस सामान को बनने में पैसा लगा है, प्राइस माने उसकी मार्केट में, बाजार में कीमत क्या है, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, लागत को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो और तब जब कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के टाइम जो अकाउंटिंग करते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव है, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उद्देश्य क्या है हमारा कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का। हम क्या चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर लें कॉस्ट को, ठीक है। या तो कॉस्ट को निकाल लें कि कितनी हमारी कॉस्ट, असरटेनिंग कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी प्रोडक्ट को बनाने में, वो कॉस्ट निकालने के लिए, या कॉस्ट को कम करने के लिए, या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जब हम कॉस्ट को लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, हमें इस कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, या इस कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस या कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई एक बात है कि अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो दो तरीके की बातें हैं, या तो प्राइस बढ़ा लो, प्रीमियम प्राइस चार्ज करो कस्टमर से, ठीक है, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। या तो कॉस्ट को घटा लो, या अपनी कॉस्ट प्रोडक्ट की बनाने की कम कर लो। यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाय डूइंग दैट यू कैन मेक प्रॉफिट्स। कैसे, अभी समझा देता हूं, ठीक है। सोचिए ये आपका बिजनेस है, योर बिजनेस, ठीक है। आपका कॉस्ट, सामान को बनाने की जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं 5 रुपए, उसमें आपने अपना प्रॉफिट जोड़ा 4 रुपए, और फाइनली आप बेच रहे हो कितने में, 9 रुपए में, ठीक है। ये आपका खर्चा होता है कॉस्ट, ठीक है। और ये आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस है, ठीक है। उसकी भी कॉस्ट है 5 रुपए, उसका भी प्रॉफिट है 4 रुपए, और उसका भी सेलिंग प्राइस है 9 रुपए। तो अभी आप दोनों ही सेम पोजीशन पे हो, ठीक है। लेकिन अगर कैसे ना कैसे करके किसी इनोवेटिव आइडियाज की वजह से आपने देखा कि आपने अपनी कॉस्ट निकाली कि 5 रुपए है कॉस्ट, और इसकी भी कॉस्ट 5 रुपए है। आपने इस बात को रिकॉर्ड किया और आपने रियलाइज किया कि अगर मैं कॉस्ट घटा लूं, यानी कि इस 5 को अगर मैं कैसे ना कैसे करके 3 कर लूं, ठीक है, और प्रॉफिट को कर दूं 5, तो भले ही
और तो आपका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो बन जाएगा 8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में आप सामान 8 रुपए का बेच रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। तो सारे लोग आपके पास आएंगे खरीदने के लिए माल, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार एक चीज और एनालाइज करें तो अब आपका प्रॉफिट कितना है? 5, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर अभी भी 4 रुपए ही कमा रहा है। यानी कि अगर आप अपनी कॉस्ट कम कर लेंगे तो भले ही आपका सेलिंग प्राइस कम हो आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, लेकिन आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी कॉस्ट कमा ली तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इवन दो यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ लेसर प्राइस। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस होती है कॉस्ट को कंट्रोल या कॉस्ट को रिड्यूस करने की, ठीक है। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, उनके पास सेपरेट कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में। अब हम पहुंचते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ, जो कि हमारा लास्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो हमने फाइनेंशियल पढ़ लिया, हमने कॉस्ट पढ़ लिया, और अब हम पहुंच गए हैं, वी हैव मूव्ड टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं इफ यू वांट टू, एंड आफ्टर दैट वी विल डू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा रीसेंट है, मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट जो है, यानी कि हाल ही में बना हुआ ये है, मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट अगर मैं बोल दूँ तो वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट को। वी प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन, मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन। सो इट हेल्प्स, दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पहले मैं लिख देता हूं फिर उसके बाद समझा देता हूं कि इट डील्स with providing financial information to management for decision making, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं किस तरीके के फाइनेंशियल, तो जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन ले सके, ठीक है, वो डिसीजन लेके सके कि हमें आगे बिजनेस में क्या करना है, तो अगर मैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दूं ना आपको, सो इफ आई गिव यू द एग्जांपल्स फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट विल इंक्लूड व्हाट? कॉस्ट्स, कितना फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, how much profit we are making. So these are the financial information that we give to the management. ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, जिससे कि वो डिसीजन ले पाता है अबाउट द बिजनेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया है, और आप इसको नोट कर सकते हैं, और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ पे, अगला जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी तरफ। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
एंड इवेंट्स। याद आया? दूसरा था measuring them in money terms। them का मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, यानी कि इनको मेजर करना मनी टर्म्स में, क्योंकि हमेशा क्या ध्यान रखा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स को किस में मेजर किया जाता है, मनी में, क्योंकि मनी से ज़्यादा अप्रोप्रिएट माप कोई है नहीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात है हमारी इसमें रिकॉर्डिंग। बताओ रिकॉर्डिंग किस बुक में किया करते थे, याद है कुछ? रिकॉर्डिंग करते थे हम जर्नल में, जर्नल। उसके बाद हम करते थे क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, एक जैसी सारी नेचर की चीज़ों को एक अकाउंट के अंदर लिख देना, तो उसको कहते थे क्लासिफाई करना, ठीक है। और क्लासिफाई जिस बुक में करते थे उसका नाम था लेजर। यस और नो? सॉरी, 4th पॉइंट है। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या था हमारा? समराइजिंग, ठीक। समरी किसमें बनाते थे हम? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में बनाते थे या समरी बनाने के लिए बनाते थे हम वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट? बताओ किसमें बनाते थे? बताओ किसमें बनाते थे? ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस। हाँ, करेक्ट। उसके बाद छठा पॉइंट था हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एनालाइजिंग का मतलब क्या था? डिटेल में एग्जामिनेशन करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब निकालना, फिर उसका मतलब निकालते थे। और मतलब निकालना सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग आदमी एक एक चीज़ का अलग अलग मतलब निकालते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि किसी के लिए ग्लास आधा भरा होता है और किसी के लिए आधा खाली, किसी के लिए आधा भरा होता है और किसी के लिए आधा खाली, करेक्ट। एंड 7वां होता था कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स, ठीक है। याद आया इतना? बताओ हाँ या ना? याद आया इतना? नोट कर सकते मतलब तो इतना जो पोर्शन है क्लासिफाइंग तक, इतना जो पोर्शन है क्लासिफाइंग तक, ठीक है, इतने पोर्शन को कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। और इस पूरे को मिला के, यानी कि यहां से समराइजिंग करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, या कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स को, इतने पोर्शन को कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? बहुत से लोग इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है। उन लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग एक ही बात है, बट ऐसा है नहीं। आम आदमी की भाषा में ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। इतने पोर्शन को कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। इसमें आदमी कुछ नहीं करता, बस लिखता है। उसका काम होता है कि सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई कर देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो काम है वो क्लरिकल नेचर का है, रूटीन नेचर का है, कि मतलब उसको कहीं से देखना है और उसको उतार देना है किताबों में, बस। लेकिन यहां से आता है बात दिमाग लगाने वाली, समराइजिंग से, एनालिसिस एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन से, या कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को यूजर में, ठीक है। जब डिटेल में एग्जामिनेशन करना पड़ता है तो यू नीड लॉट ऑफ ब्रेन्स और लॉट ऑफ
स्किल्स टू डू दैट। ओके, तो जो बुक कीपिंग है वो रूटीन नेचर का नाम है, क्लरिकल नेचर का काम है, और ये जो है बुक कीपिंग, इसमें थोड़ा हाईली स्किल्ड आदमी चाहिए अकाउंटिंग में। जी, ऐसा बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग शुरू वहां होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का एक डिफरेंस था हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख भी लेंगे इसको, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग को, कि क्या होता है ये। ठीक है, लेकिन है ये इतना ही। ठीक है, या तो मैं होमवर्क दे देता हूं आपको कि आपको ये ढूंढ के लाना है। वैसे मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये करवा दूं मैं, होमवर्क ही ठीक है, मैं लिखवा भी सकता हूं या पढ़ दूं एक बार, तुम लिख ले ना, रीड कर दूं। एक बार मैं रीड कर देता हूं। वैसे तुम्हारी बुक में डिफरेंस है। तो बुक कीपिंग में क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस of identifying financial transactions and events, measuring them in the money terms, recording them in the books, classifying them. This portion is known as bookkeeping. And accounting in addition to bookkeeping, मतलब इसके एडिशन में, यानी कि पूरे को अकाउंटिंग कह देंगे, इतने पोर्शन को बुक कीपिंग कहेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, कह सकता हूं ना। तो बुक कीप अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब ये तो है ही है, उसके एडिशन में अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है समराइज करना रिकॉर्ड्स को, एंड कम्युनिकेटिंग द समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूजर्स। ठीक है, इसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। प्राइमरी मतलब जो पहले करते हैं, इसीलिए बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है। तो बुक कीप अकाउंटिंग को क्या कह देंगे? सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिजल्ट, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। यहाँ पे क्या होता है बुक कीपिंग में? सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू ascertain the results of the operations। यानी कि जो भी हमने काम किया उसका नेट रिजल्ट क्या आया, उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है कि प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, जो आपने ट्रांजैक्शन, जो आपने ऑपरेशंस किए हैं। तो नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को ही कैलकुलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। किसका? अकाउंटिंग का। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। ठीक है, कितने एसेट कितनी लायबिलिटी है। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। जो ये बुक कीपिंग का काम करते हैं वो डेली आते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रूटीन नेचर का है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा क्या है? ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। तो दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ठीक है, ये अकाउंटिंग का काम जो है थोड़ा एनालिटिकल है, ये थोड़ा एनालिटिकल काम है। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी डिटेल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेंड स्टाफ। अब भाई ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए थोड़ी अब कोई बहुत बड़ा आपको हाईली स्किल्ड नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी चलता है इसमें। ठीक है, कि यहाँ छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी जिसको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है वो इस काम को कर सकता है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो यू नीड अ वेरी हाईली स्किल्ड पर्सन टू डू दैट, बिकॉज हेयर you have to do the analysis and interpretation work, है ना, when you do the examination in detail, so it requires a high skill। okay, तो ठीक है। तो अब मुझे बता दो कहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए होगी, कहाँ पे नहीं चाहिए होंगी? अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए। करेक्ट, तो इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो मैंने पढ़ दिया है, आप इसको ना होमवर्क में करके ले आना। तो मैं बुक बता देता हूँ आपको कौन सी है, टीएस गरेवाल में मिल जाएगा आपको, जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर बड़ी देर से मैं कर रहा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कौन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है, जो यूज करता है। ठीक है, तो भाई हमारे बुक में और वैसे भी दो तरीके के यूजर का जिक्र है। एक है इंटरनल यूजर, ठीक है, यानी घर का आदमी। ठीक है, इंटरनल यूजर्स मतलब हाँ बिल्कुल खास, एकदम अपना, एकदम। ठीक है, ये बिल्कुल ही फैमिली वाली बात। और ये है एक्सटर्नल यूजर्स, ये है आपका एक्सटर्नल यूजर, यानी बाहर के लोग। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर, तो मैं जब बोलता हूं घर का आदमी या बाहर का आदमी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो घर का आदमी होता है उसके पास हमारी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन होती है। उसे सब पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, घर में अच्छा हालात हैं या बुरे हालात हैं। उसको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है अपने घर के बारे में। ठीक है, और जो बाहर का आदमी होता है वो दूर से देख के कि अच्छा हाँ ठीक ही चल रहा है या अच्छा खराब चल रही है हालत, तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती कि वो हमारे घर के डिसीजन ले सके। लेकिन हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, घर के आदमी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि घर के वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इन लोगों के पास जो होता है इंटरनल यूजर्स, मतलब बिजनेस के वो लोग, हमारे बिजनेस के वो लोग जिससे हमारे एक्सेस है सिग्निफिकेंट, यानी कि प्रभावशाली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इसके पास एक्सेस होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पास, इनके पास वो एक्सेस नहीं होता। लेकिन कोई भी अगर हमारा यूजर है तो भाई वो अपने मतलब से यूजर है, उसको कुछ ना कुछ यूज वो कर ही रहा होगा हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले तो इसका मैंने बता दिया कि उसके पास सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पे दो तरीके के लोग आ जाते हैं। पहला तो आ जाता है ओनर्स। भाई ओनर्स को जानना है ना, उनके पास तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन, बहुत छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पता होती है। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज तक इसको पता होता है कि क्या क्या एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी हैं। ठीक है, क्योंकि या तो ये मालिक है या तो ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट और मालिक में फर्क होता है, पता है ना आपको। ओनर वो होता है जिसने फंड्स या कैपिटल लगाए होते हैं बिजनेस में, तो इसको पता होना चाहिए कि कितना या हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। ठीक है, सेम मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट वो होती है जो बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, कभी कभी ओनर्स इतने केपेबल नहीं होते कि वो बिजनेस को चला सकें, तो वो लोगों को हायर करते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, वो उनको मैनेजमेंट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनको भी क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ताकि ये डिसीजन ले सके। हाँ या ना? इसी तरीके से ये बाहर वाले लोग होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, इनको जो इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल भी माइक्रो लेवल नहीं होती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि जो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, यानी कि पब्लिक डोमेन में जो P&L अकाउंट अवेलेबल है, ये जो बैलेंस शीट अवेलेबल है, ठीक है, वो इन इंफॉर्मेशन को देख के हमारे बिजनेस के बारे में राय बनाते हैं। ठीक है, अब ये लोग कौन है? तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा बिजनेस से डायरेक्ट लिंक तो नहीं होता इनका, लेकिन ये आउटसाइडर से इनका मतलब होता है। पहला तो हो गया एम्प्लॉइज, जो लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं। तो इनको क्या मतलब है, समझते हैं कि क्या मतलब है इनको आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। भाई ठीक है, देखो, इन एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। करेक्ट या नहीं? कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है ना। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस दे विल गेट द सैलरी। तो वो देखते हैं कि
बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बिजनेस अच्छा तो है, अच्छी तो है कि नहीं जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं और फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो एम्प्लॉयज को तो इसलिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरे होते हैं हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्यों देखते हैं आपके ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? भाई सिंपल सी बात है, जब ये आपको लोन देंगे, तो इनका ये देखना तो बिल्कुल फर्ज बनता है ना कि ये बिजनेस अच्छा है कि बुरा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है ना, कहीं इसने पुरानी कुछ उधारी तो नहीं ले रखी है, यानी कि लोन तो नहीं ले रखा, हाँ है ना। तो ये सब इनको चेक करना, ये टाइमली पेमेंट करता है कि नहीं करता है इंटरेस्ट की, तो ये सब इनको कहाँ से पता चलेगा, इनको इन्हीं P&L अकाउंट से और बैलेंस शीट से पता चलेगा। P&L अकाउंट कुछ भी नहीं है, खर्चा और इनकम रिकॉर्ड करने के लिए खाता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, खर्चा और इनकम रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसलिए चाहिए क्योंकि दे आर गिविंग यू लोन, सो दे वांट टू चेक वेदर यू आर मेकिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और यू हैव एनी एग्जिस्टिंग लोन एंड यू आर पेइंग द लोन ऑन द टाइम, सो दे वांट टू चेक दैट। ओके, तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं इसमें? पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है जो कि इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं दूसरों के बिजनेस में। वो देखते हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो उसमें पैसा लगाते हैं और फिर उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी लेके प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद का एक बिजनेस चला सकें, तो वो दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं। तो कैसे पता चलेगा बिजनेस अच्छा है कि नहीं अच्छा है? इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के, ठीक है, तो वो चेक करते हैं पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, काबिलियत देखते हैं। ठीक है, बिजनेस की कैपेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वो चेक करना चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योर। वो क्या चेक करते हैं? वेदर आवर इन्वेस्टमेंट विल बी सिक्योर्ड और नॉट, वो ये चेक करते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा एक्सटर्नल यूजर है? सरकार। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। सरकार की कुछ अलग अलग अथॉरिटीज भी तो होती हैं, हाँ या ना, यानी कि सरकार की दूसरी बॉडीज। ठीक है, देखो सरकार का क्या मतलब है, सरकार क्या करती है, हर एक बिजनेस का वो देखती है कि कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, जिससे कि वो पूरे देश की इनकम निकाल सके, नेशनल इनकम निकाल सके। समझ में आया बात? और दूसरा क्या है कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो सही से रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा तो वो सही से टैक्स नहीं भर रहा होगा, हाँ है ना भाई। सबको अपना मतलब होता है, उस तरीके से सरकार का भी तो अपना मतलब है आपके बिजनेस से। अगर यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, you are using the resources of the country, you are making money out of that and you are not paying taxes properly, so that is a major concern for the government. आप देश का पैसा इस्तेमाल करते हो, देश के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हो, देश की जगह इस्तेमाल करते हो, बिजनेस करते हो, लेकिन फिर भी ढंग से टैक्स नहीं भरते हो, तो ये सरकार का मेजर कंसर्न है, मेजर इशू है सरकार के लिए। तो दे विल चेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो आप प्रॉपर पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारे पास
क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें उधार पे माल बेचते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार पे माल बेचते हैं, ठीक है। वो लोग जो हमें उधार पे सामान देते हैं, ठीक है। उनको क्यों हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करना है? भाई जिस तरीके से बैंक देखती है कि ढंग समय पे लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उस तरीके से क्रेडिटर्स भी तो देखेंगे कि ये समय पे हमारा पैसा दे पाएगा कि नहीं। हाँ। यानी कि ये चेक करते हैं कि वेदर दे शुड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस, कि ये बिजनेस को गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करें कि नहीं करें उधार पे, ठीक है। तो ये चेक करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है। 2 पॉइंट और हैं इसमें, वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तुम इसके नीचे लिख लेना। एक तो है रिसर्चर्स। कौन? हाँ, रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन है? रिसर्चर्स वो व्यक्ति होते हैं जो रिसर्च करते हैं। वैसे तो अलग अलग रिसर्चर हैं जो अलग अलग विषय पे रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब है इसमें, हमारा जो मतलब है वो उन रिसर्चर से है जो कि ये देखते हैं कि अकाउंटिंग के नियम कंपनी बिजनेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वो उनका क्या मतलब है? वेदर द बिजनेस इज फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और नॉट, ठीक है। अकाउंटिंग के सिद्धांत, अकाउंटिंग के नियम फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है बिजनेस, तो वो रिसर्चर्स तय करिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नियम पुराने नियम होते हैं जो कि चेंज हो गए हैं, तो कंपनी ने अपने आप को नए नियम के अकॉर्डिंग ढाल लिया कि नहीं ढाल लिया, क्या कंपनी ने अपना तरीका मॉडिफाई कर लिया कि नहीं कर लिया, नए नियम फॉलो करने स्टार्ट किए कि नहीं किए। तो ये भी रिसर्चर्स देखते हैं और फिर वो अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं पब्लिक में, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ये हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आज के लिए तो बस इतना ही करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को रैप अप कर लेंगे और फिर हम कल करते हैं, लास्ट क्लास होगी वो थ्योरी की। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू enjoyed our video, please like the video, share the video with your friends and subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching.